आयुर्वेद और नींद। आयुर्वेद आज की जनरेशन के लिए नींद के विषय में क्या कहता है और हमारी जो स्लीप है उसको कैसे क्वालिटी स्लीप में आयुर्वेद बदल सकता है। आप देखिए, हमारी जो हेल्थ है उसके 3 पिलर हैं, वो हमेशा ध्यान रखें। वो है डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज। और उसमें जो स्लीप है वो हमारा बेसिक पिलर है, उसके ऊपर ही डाइट और एक्सरसाइज टिके हुए हैं। लेकिन स्लीप के बारे में आपको हमेशा ध्यान ही रखना जरूरी है। हमको सब लोगों को पता है कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी, लेकिन जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पहला सवाल हमारा उससे यही रहता है कि आप 6 घंटे की नींद ले भी पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ टिप कैसे हम अपने फूड लेने की हैबिट को रेगुलेट करें जिससे कि हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है बॉडी में वो अच्छा हो सके। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? लेकिन देखिए, आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन के ऊपर नहीं, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें आपने कितना पीस डाला है, कितने इमोशन डाले हैं, कितने लव डाला है। और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। वो शब्द तो हमारे संस्कारों में, हमारी जीवन शैली में है, लेकिन उसको एक नई तरीके से परोसा जा रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग ये भूलते जा रहे हैं कि उपवास जैसी चीज हमारी भारतीय परंपरा में बहुत पहले से मौजूद है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वही है जो उपवास है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है 0 कैलोरी डाइट। कि मान लीजिए एक टाइम आपने भोजन कर लिया तो फिर आपको वाटर फास्टिंग करनी। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, फास्टिंग वाले दिन हम नॉर्मल डे से भी ज़्यादा खाते हैं। एक टाइम तो हम भोजन करते ही करते हैं, फिर 4 से 5 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स। डिटॉक्स में आपका प्यार हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू मिलता जा रहा है और हमारे इस प्रोग्राम का स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। आज बात करेंगे आपकी हेल्थ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और बात करेंगे हेल्थ की, बैकग्राउंड होगा आयुर्वेद का। व्यूअर्स, भारत ने विश्व को एक ऐसा मेडिकल सिस्टम दिया है जो 5000 साल के बाद भी आज भी कंटेम्प्ररी है। हर कोई इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, खासकर भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी आयुर्वेद की जो लोकप्रियता है पिछले लगभग 20 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। आयुर्वेद एक तरह से कोई केवल एक इलाज करने का तरीका नहीं है, ये आपको सिखाता है आपका समग्र स्वास्थ्य, यानी हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच। सुबह जगने से लेके शाम को सोने तक, रात को सोने तक, आयुर्वेद आपकी लाइफ में कैसे एंटर कर सकता है, आयुर्वेद आपकी कैसे हेल्प कर सकता है और आयुर्वेद की होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, इस बात को जानने के लिए और साइंटिफिकली जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। उनकी एक्सपर्टाइज आज हम आपकी होलिस्टिक हेल्थ के लिए जानेंगे। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। आयुर्वेद देश तो हमारा है, हमारे देश ने एक विश्व को एक गिफ्ट दिया, क्योंकि हमारा तो जो मूल भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो भारत ने हमेशा विश्व को दिया ही है और भारत ने विश्व को आयुर्वेद दिया है। आज के कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में, यानी आज आयुर्वेद की जो लोकप्रियता है या इसका जो स्कोप है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी आप देखिए, एक बात ही हमको समझना जरूरी है। आयुर्वेद सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, वो आध्यात्म भी है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है, कुछ सवालों के जवाब हमें विज्ञान में नहीं मिलते लेकिन आध्यात्म में मिल अध्यात्म जाते में हैं। मिलते हैं। और देखिए, आयुर्वेद जो है, जैसा आपने बताया 5000 वर्ष पूर्व वाला, तो बिफोर क्राइस्ट बीसी से लेके एडी तक भी वो चल रहा है। हाँ। और आयुर्वेद जो है वो सिर्फ अतीत का विज्ञान नहीं है, वो भविष्य का विज्ञान। भविष्य का विज्ञान। लोगों को ऐसा लगता है 5000 वर्ष पूर्व भी जो बातें हमने कही थी, वो जो ट्रेडिशन थे अब ट्रेंड बन के वापस आ रहे हैं। ट्रेंडिंग आ रहा है। जो ट्रेडिशन थे वही हमारे ट्रेंड बन गए ना। उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। आप देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज के समकालीन युग में वो किस तरह से चेंज हो गया? लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स यू सिक एंड हॉस्पिटलाइज। तो ये सारी चीजें चेंज हो गई ना हमारी। लेकिन आप देखिए, इस चीज को आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त जागरण के रूप में कहा गया था। आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त के रूप में उठना चाहिए। जी। तो वो हमारा ट्रेडिशन था, अब ट्रेंड बन के हमारे सामने आ गया। और आप देखिए, वो आयुर्वेद भी नहीं, हमारे कल्चर में भी विद्यमान था। ओके। आपने ये चीज देखी होगी, आप तो जयपुर के हैं, आप जानते भी हैं।
गोविंद देव जी की जो मंगला आरती होती है वो सूर्योदय से पहले ही होती सूर्योदय है, से। ब्रह्म मुहूर्त में होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और गोविंद देव जी के पास जो मस्जिद है वहाँ जो अजान हो रही है वो भी सूर्योदय से पहले हो रही है। हाँ, और वहाँ पे जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जो गुरुवाणी हो रही है वो भी वो भी सूर्योदय से। सूर्योदय से पहले। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो जागरण का कॉन्सेप्ट था वो तो हर जगह है, हमारे कल्चर में पहले पहले से से ही था। था, ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट तो हमने बाद बाद में में बनाया। आया। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि जो ट्रेडिशन था वो ट्रेंड बन गया। हुँ, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, आपने बॉक्स ब्रीदिंग का नाम सुना होगा, जी, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। लेकिन देखिए प्राणायाम तो हमारे बारे में पहले से बता रखा है। तो जो प्राणायाम था वो बॉक्स ब्रीदिंग बन के हमारे बॉक्स सामने आ ब्रीथिंग। गया। आजकल सभी लोग गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि गट बैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट है। हुँ, लेकिन आयुर्वेद ने तो हजारों वर्ष पहले ही कह दिया कि रोगा सर्वे अपनी मंदाग्नि जयन्ते, कि जितने भी रोग हैं वो पेट में उनके कारण ही हो रहे हैं। तो आप देखिए अब सब लोग गट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा पहले से कह रहा था। और अब देखिए अब एक ट्रेंड आया इंटरमिटेंट फास्टिंग का, लेकिन हमारे साइंस में वो उपवास के रूप में हमेशा से था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये हमेशा चीज से। आप हमेशा से देखिए। मतलब शब्द चेंज हो रहे हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। तो ये हम लोगों को भी ये समझना जरूरी है, हमारी जो एंशियंट विजडम थी वो हमेशा से श्रेष्ठ थी। आपको भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर पीएचडी इन न्यूट्रिशन विदाउट डूइंग बीएससी इन न्यूट्रिशन। हमारी नानी ने जो भी चीजें हमको बताई थी, भले ही उनके पास कोई फूड न्यूट्रिशन की डिग्री नहीं है, अनुभव था। लेकिन जो भी उन्होंने कहा था आज वो सारी चीजें हमें काम भी आ रही है। आयुर्वेदा इन किचन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, योग को योगा बना के हम लोग सामने ला रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो भी स्वरूप था हमारी विजडम में वो हमेशा से पहले से था। तो ट्रेडिशन बन गया ट्रेंड। आयुर्वेद के साथ ये बात बड़ी अच्छी तरह से लागू होती है, जुड़ सकती है। हम सबको अच्छी लगती है नींद, लेकिन कई बार हम देखते हैं, कई बार महसूस होते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रात में 7-8 घंटे सोने के बाद बाद भी हमें थकान महसूस होती है और बड़ा अच्छा फ़ील नहीं होता। तो आयुर्वेद और नींद, आयुर्वेद आज की जनरेशन के लिए नींद के विषय में क्या कहता है? और हमारी जो स्लीप है, उसको कैसे क्वालिटी स्लीप में आयुर्वेद बदल सकता है? आप देखिए हमारी जो हेल्थ है उसके 3 पिलर हैं, वो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। वो है डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज। और उसमें जो स्लीप है वो हमारा बेसिक पिलर है, जी, उसके ऊपर ही डाइट और एक्सरसाइज टिके हुए हैं। लेकिन स्लीप के बारे में आपको हमेशा ध्यान ही रखना जरूरी है। हमको सब लोगों को पता है कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पहला सवाल हमारा उससे यही रहता है कि आप 6 घंटे की नींद ले भी पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सवाल पहले हमें खुद से पूछना है, क्योंकि जो स्लीप है वो न्यू एपिडेमिक के रूप में आ रही है। न्यू एपिडेमिक। एपिडेमिक, अच्छा, तो गुड एक स्लीप नहीं है। महामारी की तरह हो रही अच्छा, है। नींद और नहीं आ रही लोगों को। और अच्छी जो स्लीप है उसके 4 सिम्टम है वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जी, बताइए। वो है क्यू क्यू आर टी। QQRT। क्यू क्यू आर टी, ये अच्छा। 4 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट जो क्यू है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो आप देखिए क्वांटिटी हमको पता है 6 से 8 घंटे, लेकिन वो सवाल अपने आप से पूछना भी है कि 6 घंटे की नींद में कंटिन्यू ले भी पा रहा हूँ कि नहीं। अच्छा, फिर सेकंड है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ स्लीप। पहले तो हो गया क्वांटिटी, सेकंड है क्वालिटी। क्वालिटी। अब आप देखिए 6 से 8 घंटे की मैं नींद ले तो रहा हूँ, लेकिन वो क्वालिटी भी आपको ध्यान रखनी है। वो जो नींद है हमारी सिंगल स्ट्रेच में कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे आप रात को सोए। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि रात को जब एक बार वॉशरूम के लिए उठते हैं उनको फिर 1 घंटे तक नींद नहीं है। अच्छा। रात को 3 से 4 बार उनकी नींद टूट रही है। तो क्वांटिटी तो उनकी 6 to 8 आवर है, पर क्वालिटी बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है। ओके। तो जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। और स्लीप का ये सिंपल फॉर्मूला है, जब वो सिंगल स्ट्रेच में 6 घंटे कंप्लीट होगी तब वो हमारी बॉडी के लिए रिस्टोरेटिव होगी। तभी आपने देखा होगा 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह जब उठते हैं हम ग्रोगीनेस, सिर में दर्द होता है, उठने का मन, एंजाइटी टाइप की। सारी हमको एनर्जी नहीं होती। ये सारी चीजें हमें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट है क्वांटिटी, सेकंड है क्वालिटी। क्वालिटी। क्यू क्यू आर टी। आर से हमारा आएगा रेगुलरिटी। रेगुलरिटी। आप देखिए रेगुलर बेड टाइम रूटीन भी हमारे लिए कितना जरूरी है। आपने देखा हो एक ही मकान में जब भी हम सोते हैं तो जब हमारा सोने का रूम चेंज हो गया तो अभी हमारा स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अच्छा। हमारा फेवरेट पिलो, कुशन, ब्लैंकेट ये भी आपने चेंज कर दिया तो अभी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है। और तो आप देखिए जॉइंट फैमिली की जब हम बात करें तो आप देखिए जॉइंट फैमिली में जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो कई बार होता है छोटे बच्चे बुआ और मौसी के बच्चों के साथ सोते हैं, हम्म। तो उस टाइम भी उनकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है। ये चीज हमने नोटिस नहीं की, क्योंकि हमारा ये बड़ा रेगुलर, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। जब हमारा रेगुलर बेड टाइम रूटीन डिस्टर्ब होता है ना तो हमारी स्लीप क्वालिटी। और आप देखिए क्यू क्यू आर टी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं। पहले क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, क्वालिटी। फिर है रेगुलरिटी, और लास्ट टी है टाइमिंग। टाइमिंग। लेकिन आप देखिए टाइमिंग को आप क्वांटिटी से कंफ्यूज मत करना।
क्वांटिटी तो 6 से 8 घंटे है, लेकिन टाइमिंग 6 से 8 घंटे मीनिंग नहीं है। टाइमिंग का मतलब है रात को 10 से 4 बजे का जो समय होता है, उस टाइम हमारा स्लीप का जो हार्मोन है मेलेटोनिन, वो हमारे पीक के ऊपर रहता है। तो उस 10 से 4 की विंडो को हमको कैच करने की कोशिश करना है। वो श्रेष्ठ समय वो है। सबसे श्रेष्ठ है। हम क्या होता है, सुबह 4 बजे सोते हैं, फिर 10 बजे उठते हैं, तो 6 घंटे की नींद तो कंप्लीट हो गई, लेकिन वो हमारी टाइमिंग मिस हो गई ना। तो QQRT का मीनिंग यही है कि 10 से 4 बजे का जो समय है उसको हमको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो ये रूल भी आप हमेशा ध्यान रखें QQRT का। इसके बाद देखिए, स्लीप के बारे में कुछ चीजें हमको जानना और ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए, स्लीप का एक रूल है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिंगल स्टेज में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे, उनके साथ ये गलती होती है। वो सुबह जल्दी उठ के स्कूल चले जाते हैं, रात को देर से सोते हैं, उनकी 4 या 5 घंटे की नींद कंप्लीट हुई, फिर जब स्कूल से आते हैं तो माता पिता को लगता है कि अब 3-4 घंटे और दिन में सुला दें। लेकिन मैंने बताया ना, जब लगातार 6 घंटे की नींद कंप्लीट होगी तो वो बॉडी के लिए हेल्दी। अब वो म्यूचुअल फंड की तरह तो है नहीं कि रात को 4 घंटे, सुबह 4 घंटे हमने कर लिया। कई लोग क्या होते हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, वीकडेज पे तो 3-4 घंटे सो रहे हैं, और जब वीकेंड है, सैटरडे संडे, 10-12 घंटे सो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना, वो 6 घंटे की जब कंप्लीट होगी तभी वो होने वाली है। और स्लीप का कोई बैंक भी नहीं है कि 5 दिन आपने कम किया और सैटरडे संडे आपने 15 घंटे सो लिया तो वो पूरा हो गया। तो ये रूल भी आप लोगों को, मतलब आप कह रहे हैं कि रेगुलरिटी, देयर मस्ट बी सम रेगुलरिटी, वो हमेशा हमारे लिए रहना, तभी वो स्लीप है, वो रीस्टोरेटिव स्लीप होने वाली है। वरना आपने देखा होगा स्लीप का कुछ फायदा नहीं होने वाला हमारे लिए। इसके बाद और भी आप देखिए, कई बार हमारे साथ क्या होता है, वीकेंड को हम अपना स्लीप का जो रेगुलरिटी रूटीन है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। विशेष रूप से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे तो उन्हें ऑफिस जाना है, तो रेगुलर रूटीन है। लेकिन शनिवार सैटरडे क्या होता है कि शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, तो शनिवार सैटरडे उनको नींद नहीं आ रही है, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और सुबह उनको लग रहा है कि फिर दिन भर वो 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं। तो आप देखिए, हमारा जो अलार्म का बटन है वो रात को सोने का होना चाहिए, उठने का नहीं होना चाहिए। हमको अलार्म ये बताना चाहिए कि अब 10 बज चुकी है, अब सोने जाना है। सुबह उठने पे हमारी नींद अपने आप उठनी चाहिए। जबकि हमारे पास क्या होता है, स्नूज वाले बटन होते हैं कि पहले 5 बजे, फिर 5:30, फिर 6, फिर 6:30 तक हम उठते रहते हैं। तो ये रूल भी हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए, कई लोगों को एक गलत फहमी होती है, वेकिंग अप और गेटिंग अप दोनों अलग अलग है। हो सकता है कि आप उठ तो सुबह 5 बजे गए हो, लेकिन गेटअप होने के लिए आपको 6 बज जाते हैं। तो वेकअप और गेटअप में वही वाला फर्क है कि जो फर्क है बिस्तर पर सोने जाने में और नींद को आने में। आइडियली रूल क्या है कि जब भी आप बेड को हिट करें तो 20 to 30 मिनट आपको नींद आ जानी चाहिए। लेकिन कई लोगों के साथ क्या हो रहा है कि सोने 11 बजे जा रहे हैं और रात को 2-3 बजे तक उनको नींद नहीं आ रही। लेकिन नींद के लिए एक रूल भी है कि आप दिन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को कुछ मेहनत करेंगे, तब शरीर और मन जब पूरी तरह से थक जाएगा तब हमारा नींद आएगी। लेकिन ज्यादातर में हमारे साथ क्या हो रहा है, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। एक्सेसिव सिटिंग के कारण हमको हेल्थ हजार्ड हो रहे हैं। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, जो स्मोकिंग के कारण हेल्थ हजार्ड हो रहे थे, अब सिटिंग के कारण हो रहा है। उसका थंब रूल क्या है, देर रात तक ये लैपटॉप पे काम करना, स्क्रीन देखना, उससे वो सारा भी है। और बेसिकली रूल क्या है कि आपको विद इन 45 मिनट टू 1 आवर आपको कम से कम 3 to 5 मिनट की वॉक लेनी चाहिए। हम क्या हो रहा है, 4 घंटे 5 घंटे तक एक साथ ही काम कर रहे हैं। तो वो रूल भी हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिटिंग और न्यू स्मोकिंग जो आया है, तो हमको बॉडी को भी मूवमेंट देना है, और मूवमेंट का कैप्सूल होना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह 1 घंटे जिम पे काम किया फिर 23 घंटे आप बैठे हुए हैं। तो मूवमेंट का बीच बीच में जो कैप्सूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग ऑफिस में रहते हैं, दिन भर काम नहीं, ऑफिस में मेंटल फैटिक तो हो रहा है पर फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रहा। तो रात को 11 बजे जब सोने जा रहे हैं तो 2 या 3 बजे तक वो करवट बदलते रहते हैं। फिर 500,000 करवटें बदलने के बाद जब शरीर थक जाता है तो सुबह 4 बजे उनको नींद आती है। लेकिन उन लोगों को ये बताना जरूरी है कि बिस्तर भी कोई जगह है एक्सरसाइज करने की। अगर आपको शरीर को थकाना ही है तो वो जिम में जाके या कहीं और भी कर सकते हैं। तो वो रूल भी ध्यान रखें। अब आप देखिए, ये चीजें तो मैंने आपको बताई कि स्लीप के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, स्लीप हमको गुड नाइट की गुड क्वालिटी नहीं है तो हम क्या गलती कर रहे हैं। पहला रूल तो ये है, हमारी जो स्लीप है सिंगल स्ट्रेच। सिंगल स्ट्रेच मतलब एक ही बार में 6 घंटे सोना है कि बार बार 2 घंटे 3 घंटे ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो बॉडी के लिए रिस्टोरेटिव नहीं। सेकेंड है ब्लू लाइट। अब आप देखिए, मैंने एक आपको हार्मोन का नाम बताया, मिलेटोनिन, जो स्लीप का हार्मोन है, और जो ब्लू लाइट है वो स्लीप के हार्मोन को डाउन करती है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले हमको ब्लू लाइट बंद कर देनी चाहिए।
और ब्लू लाइट आती है हमारे टीवी से, मोबाइल से, लैपटॉप से, स्क्रीन टाइम से। हम क्या करते हैं, सोते सोते टीवी रिमोट बंद करके फिर सोने के लिए जाते हैं। उससे जो ब्लू लाइट निकल रही है, हमारा मेलेटोनिन तो डाउन हो गया, फिर उसको वापस से अब जाने में 1 से 2 घंटा लगता है। लेकिन जब तक वो अपनी होता हम करवट बदलते रहते हैं। फिर जब हमको 15-20 मिनट नींद नहीं आती, फिर हम मोबाइल उठा के नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फिर ब्लू लाइट निकलती है, फिर मेलेटोनिन डाउन हो जाता है। तो इस तरह से विशियस साइकिल तो चल रहा है। ये जो विशेष साइकिल है मेलाटोनिन के बारे में जानकारी लोगों को होने चाहिए कि हमारी जो नींद है वो इस हार्मोन पे डिपेंडेंट है। तो आपको ब्लू लाइट एक तो 1 घंटे पहले बंद करनी है। अब आप देखिए, इसमें एक मैं आपको रूल भी बताता हूँ। अब जिस तरह से मैंने आपको QQRT बताया, उसी तरह से एक रूल है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, सोने से 1 घंटे पहले हमको क्या नहीं करना, 2 घंटे पहले क्या अवॉइड करना है, 3 घंटे पहले और 4 घंटे पहले। तो 1 घंटे पहले तो मैंने आपको बता दिया, ब्लू लाइट। लेकिन ब्लू लाइट सिर्फ टीवी मोबाइल से नहीं निकलती, हमारे जितनी भी CFL ट्यूबलाइट, वो जो बल्ब है उनसे भी वो ब्लू लाइट, रेडिएशंस जो निकल रहे हैं। वो भी ब्लू लाइट है। पहले तो हमारे ये टंगस्टन वाले बल्ब होते थे, पुराने जमाने में लालटेन होती थी, उनसे ब्लू लाइट नहीं निकलती थी। अब ये सारी ब्लू लाइट CFL और ट्यूब लाइट से निकल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपको कहा जाता है कि आप लैंप के नीचे उसमें पढ़ाई भी करें रात को सोने से पहले। डायरेक्ट सन ब्लू लाइट हमारी आइज के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 1 घंटे पहले तो ब्लू लाइट बंद करें। 2 घंटे पहले आपको क्या अवॉइड करना है, वो है हैवी वर्कआउट। कई लोगों ने, आपने देखा होगा, रात को ऑफिस से जब जाते हैं सोने से 1-2 घंटे पहले हैवी वर्कआउट करते हैं जिम जाना शुरू कर दिया। जब जिम में आप लाइट वॉकिंग करें तब तक तो ठीक है, हैवी वर्कआउट जब करते हैं तो हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस वाला एक्टिवेट हो जाता है। वो नींद में जाने के लिए हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत है। तो हमको हैवी वर्कआउट भी अवॉइड करना है। अब 3 घंटे पहले हमको क्या अवॉइड करना है, वो है ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट, आपने देखा होगा, जैन धर्म में हम सनसेट के बाद भोजन नहीं करते थे। उसका मेन रूल ही यही था। आप देखिए, सोने से आधे घंटे 1 घंटे पहले आप भोजन कर रहे हैं, फिर आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी स्लीपिंग कंडीशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, इसीलिए आपको डीप स्लीप नहीं आ रही। आपको ऐसा लगता है कि दिन में आपने 4 चपाती खाई, अब रात को लेट हो गया था, मैं 2 चपाती खा लेता हूँ। लेकिन 2 चपाती भी खाई है तो उसके लिए लीवर को तो काम करना पड़ेगा ना। तो बॉडी स्लीपिंग कंडीशन में लीवर काम कर रहा है, इसलिए वो डीप स्लीप नहीं आ रही। इसीलिए हमारे लोग सनसेट से पहले भोजन। नहीं तो बात यह है कि आज के अगर हम प्रेजेंट लाइफ स्टाइल में देखें, लोग ऑफिस से लेट आ रहे हैं या देर रात तक वर्क करना हो रहा है, तो उनकी क्या लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है, उसमें तो खाना का समय ही रात को 9 बजे 10 बजे हो रहा है। तो क्या हम कोई उनको रेमेडी बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? आप देखिए, उसे ट्रेन के एग्जाम्पल से आपको लेना जी। कि मान लीजिए सनसेट का या ट्रेन का आपका टाइमिंग है 7 बजे, तो आपकी जो ट्रेन है निर्धारित समय से 1 घंटे लेट चल रही है, 1.5 घंटे लेट चल रही है, तो ट्रेन को पकड़ लो। और आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही है तो उस ट्रेन को जाने दो। अगर उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करोगे तो अगले दिन की ट्रेन भी मिस हो जाएगी। तो 7 घंटे का आपका टाइम है, तो 8 बजे ठीक है, और भी ज्यादा देर है 9 बजे, लेकिन 11 बजे भी है तो उस ट्रेन को फिर जाने दो। उस दिन फिर आप फास्ट ही रखो, या फिर खिचड़ी खा लो, सूप पी लो, सब्जी खा लो, लाइट चीज खा लो। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन अगर आपके निर्धारित समय पे चल रही है तो सबसे बेटर है, आप अपनी मंजिल पे टाइम से पहुंचेंगे। लेकिन निर्धारित समय से आधा घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है, तो उसे पकड़ लो। 2 घंटा लेट है तब भी ठीक है कभी कभार, लेकिन वो अपने निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से चल रही है तो उस ट्रेन को जाने ही दो। क्योंकि उस ट्रेन को आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके साथ क्या होगा, ट्रेन तो आप पकड़ लोगे पर सामान आपका रेलवे स्टेशन पे छूट जाएगा, और वो अगले दिन आपको इनडाइजेशन के रूप में, अजीर्ण के रूप में परेशान करने। तो ये रूल आप ध्यान रखें। में रात्रि भोजन से अजीर्ण होने की संभावना जी, ज्यादा जितना रहती है। देखिए, हमारी बॉडी की एक सर्केडियन रिदम है, वो सनराइज टू सनसेट चलती है। हमारे जो सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियस है उसके द्वारा वो रेगुलेट होती है। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रकृति के हम जितना नजदीक रहेंगे, और वो आइडियल है, जितना आप नजदीक रहने की कोशिश करें बेटर है। नहीं हो रहा तो फिर आप खिचड़ी खा लें, दलिया खा लें, कभी वेजिटेबल सूप ले लें, लेकिन हैवी मील अवॉइड करनी है। तो ये 1 2 3 4 में हमने 1 बात कर ली, ब्लू लाइट, 2 कर लिया हैवी वर्कआउट, 3 कर लिया ईटिंग। आपने देखा जैन धर्म में यही कल्चर था, सनसेट के बाद भोजन नहीं। 4th जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 4th है वो है टी और कॉफी। आप देखिए, टी में जो टेनिन है, कॉफी में जो कैफीन है, उसको डाइजेस्ट होने के लिए 6 to 8 आवर चाहिए। तो शाम को 5 बजे के बाद अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो रात को 10 बजे तक आपकी बॉडी में रहने वाली है। और लोगों के साथ क्या होता है, शाम को 7 बजे 8 बजे आने के बाद ऑफिस से कॉफी पीते हैं। तो वो जो इम्पैक्ट है वो एल्कोहल की तरह है। स्लीप उनकी इंड्यूस तो हो रही है, लेकिन सुबह उठने के बाद भी स्लीप। तो हमें अभी ये जो हमारा जो भारतीय समाज है, उसमें जो ये ट्रेडिशन है कि कोई गेस्ट आया, चाहे वो रात को 9 बजे आया,
अरे साहब चाय पीजिए, चाय एक कॉमन वो है, तो इसको भी मेरे हिसाब से चेंज करने की देखिए ज़रूरत है। साइंटिफिकली तो यही मैंने आपको बताया ना, टेनिन और कैफीन उसको डाइजेस्ट होने के लिए 6 to 8 आवर चाहिए, वो भी मेटाबॉलिक रेट पे। तो शाम को 5 बजे बाद 6 बजे बाद आप रह रहे हैं तो आपके माइंड में रहने ही वाला है। अगर 6 बजे आप सो रहे हैं तो 12 बजे तक वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने ही वाली है। तो आइडियली तो वही है, उसको अवॉइड करें। लेकिन जितना हो सके, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इतना एडिक्शन हो चुका है तो 1 कप से वो आधा कप करें। उसको हम आयुर्वेद में पादंसिक्रम बोलते हैं, धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही उसका रूल है कि जितना, और आप देखिए कोई भी आता है तो हम उसे टी और कॉफी क्यों ऑफर करते हैं? फूड के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो इंटेलेक्चुअल कम है, इमोशनल ज्यादा है। हम मकान की रजिस्ट्री करा रहे हैं तब भी कुछ फूड ले रहे हैं, कोई घर में गेस्ट आया तब भी फूड ले रहे हैं, किसी के मिलने जा रहे हैं तब भी फूड ले मिठाई रहे हैं, खा रहे हैं। मिठाई खा रहे हैं। और मिठाई भी देखिए, जो त्योहार बताए गए थे, त्योहार मान लीजिए दिवाली का त्योहार है तो 5 दिवसीय दीपोत्सव त्योहार है, लेकिन काजू कतली तो अब 2 किलो आ गई तो पूरे महीने भर तक घर में चलती है। तो ये चीज हमने गलत डाली है। वो त्योहार तो 5 ही दिन का है, हमारे घर पे अब 2 किलो काजू कतली आ गई तो हम 2 महीने तक उसको खा रहे हैं, तो वो हमारी गलती है, त्योहार की गलती नहीं। तो ये 1 2 3 4 आप ध्यान रखें। 1 ब्लू लाइट, 2 हैवी वर्कआउट, 3 हमारा हो गया फूड हैबिट, चौथा टी एंड कॉफी, और फिफ्थ जो है वो सिर्फ मैरिड कपल के लिए है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ का रूल क्या है कि डू नॉट मेक एनी स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन बिफोर गोइंग टू बेड। कि सोने जाने से पहले कोई भी विवादास्पद बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन शादीशुदा गृहस्थी में यही होता है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तब ये बात करते हैं कि नोएडा वाली बुआ जी के यहाँ जाना है, हमको ये चीज लेके जानी है, या फिर मेरे बच्चे की कल बस सारी इम्पोर्टेंट बातें सारी उस इंपॉर्टेंट बातें। होते हैं। तो उसमें यही है कि स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज चलती रहेगी। तो आप देखिए ये कितनी छोटी छोटी चीजें स्लीप से रिलेटेड, और हमने इतनी डीप में बात करी, लेकिन वो चीज ही इतनी ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। गंभीर बातें आपने बताई हैं, क्योंकि हम हमारी जो जीने की रफ्तार है उनमें इन छोटी-छोटी बातों को भूल जाते हैं। मतलब सोने को समझते तो हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि बस नींद ही तो है, रोज़ सोते हैं, रोज़ जागते हैं। तो आपने जो स्टेप बाय स्टेप इसको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब आयुर्वेद हमारी कैसे हेल्प कर सकता है इसमें? अच्छी नींद आप में? देखिए आयुर्वेद में आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद आपकी रात को आती तो है, लेकिन वो नींद कैसी होगी, शुरुआत होती है आपकी सनलाइट से। जैसे रात को सोने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल नहीं देखना, ब्लू लाइट, तो सोने उठने के बाद भी 1 घंटे तक आपको मोबाइल टच नहीं करना। फर्स्ट लाइट जो आपकी आईज में जानी चाहिए वो होनी चाहिए सनलाइट। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, वापस से उठ के हम लाइट को टच करते हैं। तो आप देखिए मेलेटोनिन जो है वो सिक्रीट तो नाइट को हो रहा है, पर बॉडी को इंडक्शन कि अब मेलेटोनिन को डाउन कर दो 12 घंटे बाद वापस, वो सनलाइट से मिल रहा है। और हमारे साथ क्या, इसीलिए मॉर्निंग में उठ के भले 10 मिनट 15 मिनट, पहला काम आपको क्या होना चाहिए, आप एक बार वॉक करके आए। एक्सरसाइज करते हैं अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो आपने देखा हो कई लोग सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, चाय या कॉफी जो भी पी रहे हैं बाहर बैठ के पीते हैं। तो उसका मतलब ही यही था, फर्स्ट जो लाइट हमारी एक्सपोज़र टू द एक्सपोजर लाइट। होनी चाहिए वो होना चाहिए, वो हमारे लिए सनलाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी अब कितनी कॉमन है इंडिया में। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी 70 to 90% इंडियन में डेफिशिएंसी है। और आप देखिए इंडिया जो है वो तो ट्रॉपिकल कंट्री है, ऐसा तो है नहीं यूरोप और यूएस की तरह हमारे यहाँ सनलाइट मिलती नहीं है, पूरे टाइम सनलाइट रहती है। और राजस्थान में तो आप देखिए कितनी गर्मी मिलती है, लेकिन फिर भी 70 to 90% में तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी सी भी अच्छी नींद अच्छी की स्लीप की स्लीप रिगार्डिंग, के लिए ज़रूरी है। तो वो चीज भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और आप देखिए विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी आइडियल जो आप देखिए हमारा डोज होनी चाहिए 30 to 100 mcg तक हमारी बॉडी में। लेकिन आप देखिए जब आप चेक कराएंगे तो 10, 5, 3 और 2 तक भी आती है कई लोगों में। आपने देखो कई बार वो गिरे और उनको फ्रैक्चर हो गया, सीनियर सिटीजन में विशेष रूप से ये होता है, क्योंकि विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और विटामिन डी के जब लोग सप्लीमेंटेशन लेते हैं तब भी कई गलती करते हैं। अब आप देखिए पेशेंट जो आते हैं तो उनको एक चीज समझ में नहीं आती, विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी वो ले तो रहे हैं लेकिन वो मिल्क के साथ नहीं ले रहे हैं, एम्प्टी स्टोमक ले रहे हैं, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। दूसरी चीज क्या करते हैं कि मान लीजिए विटामिन डी का लेवल उनका 50-60 तक हो गया, लेकिन वो 3-4 महीने में वापस चला जाएगा, तो उसकी मेंटेनेंस डोज भी आपको लेना जरूरी है। और विटामिन डी जो आइडियली हमको मिलता है वो है 10 to 1। अब लोग हमें कहते हैं हम तो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, 8 बजे 9 बजे, सुबह 7 बजे उठ के बाहर योगा प्राणायाम करते हैं, तो विटामिन डी के लिए चाहिए आपको यूवी बी, वो है आइडियली 10 to 1। या तो आप 11:30 का अलार्म लगाइए फिर 10 मिनट के लिए बाहर जाइए, वरना फिर आप विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन या फिर एग या फिर फोर्टिफाइड जो भी फ्रूट्स हैं उनके द्वारा भी।
और विटामिन डी और बी 12 तो आप देखिए हमारे मूड को भी एनहेंस करते हैं। आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, हमारे परिवार में जब किसी का रिजल्ट खराब आता था, कोई भी उदास रहता था, वो अपने आप को कमरे में बंद करता था। तो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी क्या कहते थे, चल बेटा थोड़ा बाहर निकल के आ। बाहर निकलने का मतलब बाहर धूप में जा ताकि सनलाइट मिले, और अंधेरे से वो बाहर जाए तो उसका जो मूड है सीरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट होगा। उसी को हम एसएडी भी बोलते थे, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, कि जहाँ पे धूप कम मिलती है वहाँ पे लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी ज़्यादा होता है। लेकिन अब देखिए इंडिया में भी यही कल्चर आने लग गया कि मतलब इतना जो धूप है वो भी हम लोगों को कम ले रहे हैं। तो विटामिन डी भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी, आपने जो सोने की आयुर्वेदिक टेक्निक की बात करी, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सोने के लिए जाएं, अपने आप देखिए हाथ के तलवे और पाँव के तलवों के ऊपर गर्म पानी से धो के हल्के से नारियल तेल या बादाम के तेल की मालिश करें। आप देखिए जब भी हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारी जितनी भी मम्मी थी, वो अपनी दादी, नानी, उनके यहाँ पे पाँव पे मालिश करती थी बादाम के तेल की या नारियल तेल की। उसका मीनिंग ही यही था। आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि आप जब नारियल के तेल या बादाम के तेल की जब हम मालिश करते हैं तो उससे हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो मैंने बात करी थी, वो एक्टिवेट करता है, हमको नींद आती है। एक आयुर्वेद में प्रोसीजर बताया गया नश्य। नश्य का मतलब है रात को सोने से पहले अपने नाक के दोनों नोस्ट्रिल में या तो एक एक बूंद घी डालें या फिर नारियल का तेल या बादाम का तेल, वो भी मतलब घी डालें जो अपने घरों में यूज होता है। घरों में भी आपको देखना है कि जितना हो सके हम लोगों को घर का बना हुआ घी लेना चाहिए। अगर नहीं है तो नारियल का तेल या बादाम का तेल। तो हमको ये बताया गया है कि जो हमारा जो सिर है उसका जो द्वार है वो नाक ही है, नासा ही शीर्षो द्वार, इसीलिए हम लोग बादाम का तेल ये वो चीज करते थे। ये दो दो बूंदे डाल ली, दो बूंदे चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी गर्मी, मौसम सर्दी। हो। तो वो जिन लोगों को इंसोम्निया एंजाइटी की शिकायत है उनके लिए एक हम इसमें क्या बताते थे, आप लोगों को भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, नेजल नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है, हमारी बॉडी काम होती है। ओम चेंटिंग का अभ्यास भी हम लोग बताते हैं। तो आप देखिए इतनी छोटी छोटी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो इससे भी हमारी स्लीप इंप्रूव होगी, और स्लीप हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट या भोजन हमारे बॉडी को चलाने के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक सबसे बड़ा सप्लीमेंट है। हम जिस तरह का भोजन करते हैं या भोजन करने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो फूड लेने की प्रक्रिया है, वो भी आज की लाइफ स्टाइल में काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ टिप्स कि कैसे हम अपने फूड लेने की हैबिट को रेगुलेट करें, जिससे कि हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है बॉडी में वो अच्छा हो सके। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? आप देखिए आयुर्वेद में आहार को महाभेषज बताया गया है। महाभेषज, उसका मतलब है फूड इज मेडिसिन। अच्छा। लेकिन देखिए आयुर्वेद में फूड को सिर्फ 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताया। अब 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो आप देखिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की बात। तो ये फिस्ट बना के हम लोग अपने भोजन में लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक थाली पोषण वाली, बैलेंस डाइट हम कहते हैं। लेकिन देखिए आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन के ऊपर नहीं है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें आपने कितना पीस डाला है, कितने इमोशन डाले हैं, कितने लव डाला है। और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। आप कितने भी अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा लीजिए, लेकिन जब आप गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ का जो कड़ा प्रसाद खाते हैं, हाँ, वो अलग ही आनंद तो आता है आप देखिए ना उसमें कोई बहुत ही अच्छी रेसिपी है, लेकिन जो देने वाला है और जो लेने वाला है उसके मन में जो फेथ है, वो जो विश्वास है, जो इमोशन है, वो चीज़ हमारे है। और वही चीज़ हमारी माँ के हाथ के खाने में भी है। इसीलिए आप देखिए जो प्रसाद है उसको प्रसाद भी इसीलिए कहा जाता है, उससे सिर्फ सार भाग बन रहा है, सिर्फ किट नहीं बनता। इसलिए तो देखिए आयुर्वेद में कई कॉन्सेप्ट है। पहला जो कॉन्सेप्ट है भोजन का वो है परिमाण मात्रा भोजन, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में पोर्शन कंट्रोल हम बात करते हैं। अब हम लोग जापानीज कल्चर की बात कर रहे हैं, हारा हासीबू, कि मतलब आपको अपनी भूख का 80% ही खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में तो परिमाण मात्रा भोजन के रूप में पहले से बताया है कि मिताहार की हम बात कर रहे हैं, कि जितनी आपको भूख है, आपके एब्डोमेन को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3/4 ही भोजन करना है, 1/4 आपको एम्प्टी रखना है। तो वो आप जापानीज कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद कल्चर में पहले से है। लेकिन एक जो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो आपको पता कैसे पड़ेगा कि अब आपने 80% भोजन कर लिया, हाँ, 20%। ये भी इम्पोर्टेंट बात ये है। चीज मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने 2 रोटी खा ली, 1 चपाती खाने का और आपका मन है, तो 2 चपाती खाने के बाद तीसरी चपाती लेने से पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि तीसरी चपाती लेने के बाद क्या मैं चौथी चपाती और ले सकता हूँ? अगर उसका आंसर यस है तभी वो चौथी लेनी है, वो आपका 80% है। और आंसर नो है तो फिर वहीं रुक जाए। वही रुक, तो वो चीज हमको ध्यान रखना। मतलब होश में रहना है। तो लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि लोग इतना
ध्यान देते होंगे कि हमारे यहाँ तो मनोहार की भी परंपरा है, एक और लीजिए। तो आप देखिए हमने ये भी बताया है कि खाने को आपको चबा चबा के खाना है। 32 दांत है तो 32 बार चबाना है। पर खाने को हम दबा दबा के खाते हैं, चबा 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 के नहीं खाते, दबा दबा के ज्यादा खाते हैं। और मनवार की जो परंपरा है कि खाने में हम लोग थाली को झूठा नहीं छोड़ते, हुँ, लेकिन झूठे छोड़ने का मतलब ये है आपको खाना कम लेना है, अच्छा। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा लेके भी उसको एक्स्ट्रा खाना है। हुँ, तो अतिथि को जब हम कहते हैं कि भोजन कराना है, मनवार करानी है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जितना भी भोजन है उसको हम अन्नपूर्णा माँ मानते हैं, तो उसको झूठा ना छोड़ें। झूठा ना छोड़ें। क्योंकि इतने लोग हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा, तो हमको माइंडफुल ईटिंग करनी है। हुँ, तो पोर्शन कंट्रोल भी हम उसको बोलते हैं। मतलब ईटिंग माइंडफुल होनी चाहिए, जी, होशपूर्ण। हाँ, बिल्कुल सही है। आप देखिए इसमें एक टेक्निक भी आती है, वो है मील सीक्वेंसिंग। मील सीक्वेंस। आप देखिए नॉर्थ इंडियन थाली में क्या होता है, हमारी एक थाली है, 4 चपाती है, एक दाल है, एक सब्जी है, एक रायता है और अचार या पापड़ कुछ भी चीज़ है। हम क्या करते हैं, एक चपाती लेते हैं, उसे तोड़ते हैं, फिर उससे दाल खाते हैं, फिर वापस चपाती ली, फिर उसको लिया, फिर उससे सब्जी खाई। हुँ, हमारे पास स्पून चम्मच अलग से है, लेकिन हम चपाती की चम्मच बना रहे हैं, उसी से दाल सब्जी रायता खा रहे हैं। उसकी जगह हम चम्मच से दाल खाएंगे, चम्मच से सब्जी खाएंगे, चम्मच से दही खाएंगे, तो आप 2 चपाती कम खाएंगे। ये मील ये तो सीक्वेंसिंग है। बड़ा इम्पोर्टेंट बात और बताई हमको आपने। पता ही नहीं हम कार्बोहाइड्रेट कितना खा रहे हैं। हमारे पास अच्छा, अलग से है ना हाँ, स्पून, तो हाँ, खाने के हाँ। लिए हम कार्बोहाइड्रेट की स्पून बना रहे हैं, उसी से सारी चीजें खा रहे हैं। और आइडियली ये रूल है कि एक चपाती के साथ एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी रायता या दही। एक चपाती के साथ। और हमारे साथ 4 चपाती के साथ एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी। तो अच्छा, अगर आपने एक चपाती के साथ ये 3 चीजें खा ली, तब आप सेकंड चपाती पे जाओ। अच्छा। हम क्या कर रहे हैं, दाल सब कम खा रहे हैं, सब्जी कम खा रहे हैं, रायता कम खा रहे हैं, चपाती या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको ज्यादा खा रहे हैं। तो मील सीक्वेंसिंग करके देखिए ना, आप चम्मच लें, पहले सब्जी खाएं, फिर दाल खाएं, फिर रायता खाएं, और फिर आप देखिए आप चपाती 2 कम खाएं। ये चीजें भी आप ट्राई कर सकते हैं, कितनी छोटी बिल्कुल छोटी बातें। मैं भी ट्राई करूँगा इस बात ये को भी तो। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये तो मैंने बात करी आपको मिताहार के बारे में। मिताहार। दूसरा आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट है भोजन को ले, वो है जीर्ण अंतर भोजन। जीर्ण अंतर भोजन। कि प्रीवियसली मील जब डाइजेस्ट हो जाए, हमको नेक्स्ट मील लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, रात को जो 2 मैंने आलू के पराठे खाए थे, तो सुबह उठ के अभी भी मेरे को ब्लीचिंग के रूप में या उद्गार के रूप में माउथ से बाहर निकलते हैं। लेकिन सुबह उठ के वापस से मैंने 2 इडली खा ली, तो प्रीवियसली मील तो मेरा डाइजेस्ट नहीं हुआ ना। अगर वो डाइजेस्ट हो जाता तो माउथ से मेरे डकार के रूप में बाहर नहीं निकलता, वो इंटेस्टाइन में चला जाता पाचन के रूप में। वो प्यूट्रीफाइड हो गया, इसलिए अब वो उद्गार के रूप में बाहर तो निकल कई रहा है लोग रात तो का ये खाना। क्वेश्चन करते हैं कि डकार आना, बर्पिंग आना मतलब ये वो सिम खाना खाने ये के बाद है, अब अच्छा, रात का चीज भी आ रही है और वही स्मेल आपको निकल रही है कि अच्छा, रात को जो पराठे खाए थे सुबह तक आपको निकल रहे हैं। तो अच्छा, इसका मतलब रात वाला अजीर्ण हो डाइजेस्ट गया, नहीं हुआ, अजीर्ण हो प्यूट्रीफाइड हो गया। वो रूल है, वो अच्छा, हमको अच्छा, समझना अच्छा, अच्छा, जरूरी है। अच्छा। तो वो रूल भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी, वो है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम। ये सनराइज टू सनसेट अगर हम अपनी बॉडी को अलाइन करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होगा। आप देखिए पहले के जमाने में क्या हो रहा था कि हम सनसेट के बाद भोजन नहीं कर रहे थे। अब आप देखिए हम लोग आजकल क्या हो रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं, विशेष रूप से जो टीनेज की जनरेशन है, उन्हें देखा ही नहीं है कि सुबह के 5 जब बजते हैं घड़ी में कैसा लगता है। अच्छा, शाम को 5 बजते हुए तो उन्होंने देखे, वो देखें लेकिन सुबह के सुबह 5 5 बजते हुए उन्होंने घड़ी में कभी देखे नहीं है। अब तो चलो इस सरकार में आने के बाद इंटरनेशनल योगा डे आ गया, तो सब लोगों को 21 जून वाले दिन तो योगा डे से पहले उठना पड़ता है, तो हम सनराइज देख भी लेते हैं। और फिर जब हम योगा डे करते हैं तो फिर फोटो भी पोस्ट करते हैं, हाँ। हैशटैग ब्यूटीफुल सनराइज करते हैं सभी लोग। लेकिन जो ब्यूटीफुल सनराइज है वो सिर्फ योगा डे का नहीं है ना, वो तो रेगुलर है। और वो देखने के लिए आपको रेगुलर उठना भी जरूरी है। जब आप उस सनराइज टू सनसेट अपनी दिनचर्या सेट करेंगे, तब आपका डाइजेस्टिव फायर भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो दूसरा है जीर्ण अंतर भोजन, प्रीवियसली मील डाइजेस्ट हो जाए। तीसरा आयुर्वेद में रूल है तन मन भुंज्यात। अच्छा, तन के साथ साथ मन भी इन्वॉल्व होना, मन में इन्वॉल्व होना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग इसी को कहते हैं। तो मतलब जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें आपको टीवी मोबाइल ये सारी चीजें नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी रन भी बना रहा है, तो छोटे बच्चे जितने भी हैं, वो जब तक राजस्थान छोड़ना रॉयल नहीं का रात चाहिए। का मैच आ रहा है, और उसमें ये भी हो गया थर्ड एम्पायर का जब तक डिसीजन नहीं आता, उसकी थाली में जो खाना है वैसा वो है। रखे रहेगा। फिर मम्मी आके कहती है तो वो कह रहा है कि अभी थर्ड एम्पायर का डिसीजन नहीं दिया। तो तन मन भुंजियात का मतलब वही है कि आपका तन तो इन्वॉल्व है, मन इन्वॉल्व मन इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं मेरा बच्चा खाता तो है, शरीर में लगता लगता नहीं। नहीं है। नहीं लगने के पीछे वो रीजन है, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। तो आप खा रहे हैं, शरीर में लग नहीं रहा, तो उसके पीछे एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है।
और उसके लिए जरूरी है आप तन मन भुंजिया, तन के साथ मन भी हो। मन भी होना। कितने लोग हैं उन्हें ये याद तक नहीं है सुबह उन्होंने कौन सी सब्जी खाई थी, क्योंकि ना उनका माइंड इन्वॉल्व था ना उनकी बॉडी इन्वॉल्व थी। वो खड़े खड़े खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, कोई ना कोई काम करते हुए खा रहे हैं। तो ये रूल भी हमको समझना जरूरी है। और जो ग्रोइंग एज है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मील का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स होना चाहिए कि रेगुलर आपको 15 to 20 मिनट में आपका मील लगभग खत्म करना चाहिए। लेकिन बच्चों की टाइमिंग है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितनी देर का एपिसोड है। अगर वो 1 घंटे में तारक मेहता का उल्टा चश्मा खत्म हो रहा है तो उनका खाना भी 1 घंटे में खत्म होगा। और कार्टून नेटवर्क या फिर और कोई मूवी देखते हुए खा रहे हैं फिर वो 1 घंटे तक नहीं खाते। तो ये रूल हमें देखना, तन मन बुनियाद का मतलब है तन के साथ साथ मन भी इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि आपको वीर विरुद्ध भोजन नहीं करने, कि किसके साथ क्या नहीं खानी ये भी आयुर्वेद में बताया। क्या खाना ये तो हमें पता है, क्या हाँ, नहीं खाना ये क्या भी पता क्या नहीं खाना है। दूध के साथ लवण मतलब नमकीन चीजें हमें नहीं खानी। दूध के साथ खट्टी चीजें तो हमको पता ही है, हम देखिए घर में खाते भी नहीं। दूध के साथ खट्टी चीजें भी हम लोग, दूध के साथ मूली या रेडिस, जो लोग नॉन वेजिटेरियन जो दूध, विपरीत आहार हैं इस हाँ, तरह के। और दूध के साथ मछली। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये भी आयुर्वेद में, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडीज में एक्यूमुलेट होती हैं, फिर वो दोसाज के रूप में बाहर निकलती हैं, फिर स्किन डिजीज या ऑटोइम्यून हमको। एक मैं बात और आज की जनरेशन के पर्सपेक्टिव से करना चाहूँगा कि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड आटे का यूज़ कर रही है अलग अलग तरह के फास्ट फूड के फॉर्म में। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक मैसेज आज की जनरेशन को दें कि ये जो रिफाइंड फ्लोर है जिसको मैदा भी कहते हैं हम, वो किस किस तरह से टेस्ट तो क्रिएट कर रहा है लेकिन हमारी बॉडी को कैसे हार्म कर रहा है। ये आज के अगर बच्चों को, आज की जनरेशन को, जिसको हम जेन जी नाम दे रहे हैं, उनको अगर आप जैसे एक्सपर्ट समझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए इसको आपको ट्रैफिक के एग्जाम्पल से समझना है। हम्म, ट्रैफिक की जो लाइट होती है 3 तरह की होती है, रेड, ग्रीन और येलो। तो रेड का मतलब क्या है, जो भी हमारे रिफाइंड फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, वो रेड है, तो उनको देख के हमें रुक जाना है, उनसे बिल्कुल दूर। आर फॉर रिफाइंड, आर फॉर रेड। रेड, रिफाइंड का मतलब आप कोई भी चीज ले लीजिए जो पैकेट में बंद आ रही है, पैकेट में विशेष रूप से पैकेज फूड, जो पैकेज फूड है वो हमारे लिए रेड है। येलो क्या है, जो हमारे चावल है, गेहूं है, जो ग्रेन्स हैं। तो आप देखिए हम लोग मिलेट्स कम खा रहे हैं, जो हमारे ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं। और हमारे लिए ग्रीन क्या है, जो हमारे फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, फर्मेंटेड फ्रूट हैं, वो हमारे लिए ग्रीन है। तो हमको फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं, ग्रेन्स कम लेने हैं, और जो रिफाइंड है, जो पैकेज फूड है, बिल्कुल कम लेने हैं। तो रेड, ग्रीन और येलो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल से आप समझेंगे तो आपने बच्चे बहुत भी अच्छे एग्जाम्पल से इसको बताया। तो हम दूसरा जो हमारा पिलर है आयुर्वेद का, पहला पिलर था हमारा स्लीप, दूसरा है डाइट, अब हम तीसरे पिलर पे आते हैं, एक्सरसाइज। आयुर्वेद एक्सरसाइज को किस तरह से प्रमोट करता है और हमारी बॉडी पूरी तरह से एक होलिस्टिक बॉडी बन सके, उसमें एक्सरसाइज यानी व्यायाम की क्या उपयोगिता होती है। आप देखिए आयुर्वेद में 3 जो पिलर है वो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य तो है ही, इसके साथ साथ व्यायाम का भी महत्व बताया गया है। लेकिन व्यायाम में देखिए आजकल लोगों में कई तरह के मिथ हैं। जो जिम जाता है वो कहता है मैं योगा नहीं करूंगा, जो योगा करता है वो कहता है मैं जिम नहीं जाऊंगा, जो क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं कैलिस्थेनिक नहीं करूंगा, जो वेट ट्रेनिंग या एंड्योरेंस कर रहे हैं चाहे आईटी वो कहते हैं मैं कुछ और नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। आप देखिए आपकी जो कंप्लीट हेल्थ है वो सब जरूरी है। आपको मसल्स की स्ट्रेंथिंग भी करनी है, योगा और प्राणायाम भी करने हैं, HIIT भी करने हैं, वो सारी चीज़ें। और विशेष रूप से आप देखिए हम लोगों को देखा होगा, हम लोगों को आजकल जो कंडीशन है वो फॉरवर्ड हेड की, फॉरवर्ड, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं लैपटॉप के उसके ऊपर। तो उन लोगों के लिए जो हैंग लटकने वाली जो है हमारी एक्सरसाइज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो तो उनके लिए मैंडेटरी है। तो उसके लिए सबसे एग्जाम्पल क्या है, आप अपने घर में वॉशरूम के ऊपर या बाथरूम के ऊपर एक रॉड लगा लो, और जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट 3 मिनट, आप दिन में 5 मिनट भी लटकेंगे तो जो ग्रेविटी है वो सारा काम करेगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट होने लगेगी। और जिन लोगों को फॉरवर्ड हेड की कंडीशन है उसके लिए तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो रूल भी आप ध्यान रखें। सेकंड आप देखिए एक्सरसाइज, एक चीज़ जो हमने पहले छोड़ दी वो थी हमारी स्क्वाट या फिर मॉपिंग वाली कंडीशन। आपने देखा होगा पोंछा हम बैठ के लगाते हैं स्क्वाट वाली कंडीशन में। अब क्या हो रहा है, हम जिम में जा रहे हैं, स्क्वाट कर तो रहे हैं लेकिन वो कितने 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाते। 5 to 10 राउंड ले सकते हैं। उसके लिए मॉपिंग की कंडीशन में आप देखिए जापानीज में ये क्या कल्चर था कि जब भी वो रेस्ट करते हैं मॉपिंग वाली कंडीशन में करते हैं। टीवी देख रहे हैं तब वो उस कंडीशन में देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं तो वो उस कंडीशन में कर रहे हैं। तो हमको अब वो पोंछे लगाने वाली या मॉपिंग वाली कंडीशन तो गई, डीप स्क्वाट में जाने के लिए आप देखिए हमारी जो पेल्विक की मसल है उनको भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है,
इसलिए आपने देखा होगा पहले जो हमारी वुमेन्स थी वो बैठ के सारा काम करती थी वो सारी, तो आप देखिए उनकी पेल्विक की जो मसल्स है वो भी पूरी लूज। तो जब भी उन्हें टाइम मिले तो स्क्वाट वाली कंडीशन में 5 मिनट बैठ गए। अब वो कहेंगे बैठे बैठे करें क्या, तो अब आप देखिए लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, 5 मिनट वहाँ पे बैठ के कर लीजिए। उससे आपकी हिप्स की फ्लेक्सर भी लूज होंगी और वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो व्यायाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो योगा प्राणायाम तो करना, और मसल बिल्डिंग के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। आप देखिए मसल्स जो है वो हमारी बॉडी का म्यूचुअल फंड है। जितना आप शुरुआत में उसको इकट्ठा करेंगे वो 60 साल के बाद आपको रिटर्न देगा। और आप देखिए सीनियर सिटीजन के साथ क्या गलती होती है, जब वो 60 70 80 के हो जाते हैं उनका बैलेंस भी, बैलेंस खराब होने लगता क्योंकि मसल्स ही उनमें नहीं रहती, बोन्स उनकी पूरी वीक हो जाती है। और जो वुमेन्स है उनको ऐसा लगता है उनको मसल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी मसल्स की उतनी जरूरत है जितनी। है। बिल्कुल। तो आप देखिए प्रोटीन जो है वो भी हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। जो विशेष रूप से वेजिटेरियन है उनकी डाइट में प्रोटीन भी कम है। मान लीजिए मेरा जो वेट है 60 किलोग्राम है, तो मेरी डाइट में रेगुलर 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो आप कभी नोटिस करेंगे इतने ग्राम प्रोटीन हम लेते ही नहीं, ना वेट ट्रेनिंग करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मूवमेंट तो हम लोग बिल्कुल कर ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से भी हम लोगों की मसल्स वीक होने लगती है। और मसल जो है बेसिकली देखिए वो हमारी बॉडी का 15 अगस्त है। 15 अगस्त। 15 अगस्त का मतलब जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो हमको 60 साल के होने के बाद जो आज़ादी देता है वो मसल्स ही देता है। अगर हमारे पास मसल्स नहीं रहेगी तो हम बेड रिडन हो जाएंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए 60 साल के बाद अगर मेरे को उठ के बाथरूम तक जाना है तो मेरे को मसल्स की जरूरत है, किचन में जाना है, कोई डब्बा खोलना है तो मसल्स की ज़रूरत है, अपने पोते को गोदी में उठाना है तो मसल्स की ज़रूरत है, और वॉक भी करनी है तो भी मसल्स की ज़रूरत है। तो मसल्स जो है बेसिकली जो हमको फ्रीडम मिलने वाली वो 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन 60 साल के बाद हमारी बॉडी को जो फ्रीडम मिलेगी वो मसल्स के कारण। तो मसल्स इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और हम लोग मसल्स बिल्डिंग के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए मेल को फीमेल को सब लोगों को मसल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग मूवमेंट तो कर रहे हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, शीर्षासन, हैंड स्टैंड, जितनी भी तरह की जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए। तो 3 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया, आपकी नींद, आपका फूड और आपकी एक्सरसाइज। अब बात आती है एक ट्रेंडिंग, जो बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, वो शब्द तो हमारे संस्कारों में, हमारी जीवन शैली में है, लेकिन उसको एक नई तरीके से परोसा जा रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग ये भूलते जा रहे हैं कि उपवास जैसी चीज हमारी भारतीय परंपरा में बहुत पहले से मौजूद है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वही है जो उपवास है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये देखिए, डू उपवास नॉट बकवास। हम लोगों को उपवास करना है, बकवास नहीं करनी। आप देखिए जैसे आपने भारतीय परंपरा की बात करी, तो आप देखिए शारदीय नवरात्र आ रहे हैं, चैत्र के नवरात्र आ रहे हैं, तब हम व्रत रखते हैं। रमजान आता है तब हम व्रत रखते हैं। पर्युषण का पर्व आ रहा है तब हम व्रत रख रहे हैं। तो कल्चर में तो हमारे था, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है जीरो कैलोरी डाइट। जीरो कैलोरी डाइट। कि मान लीजिए एक टाइम आपने भोजन कर लिया तो फिर आपको वाटर फास्टिंग करनी है। अच्छा। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, फास्टिंग वाले दिन हम नॉर्मल डे से भी ज्यादा खाते हैं। एक टाइम तो हम भोजन करते ही करते हैं, फिर 4 से 5 कप चाय या कॉफी पीते हैं, और एक कप चाय या कॉफी में 150 कैलोरी होती है, तो 600 कैलोरी तो आपकी वो इंक्रीज हो गई। फिर फास्टिंग है तो हम फ्रूट भी खाते हैं। उसके बाद व्रत का जो सामान बनता है तो आपने देखा होगा उसमें जितने भी चिप्स और साबूदाने की जो भी सारी चीजें हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्राइड। और व्रत खोलने के लिए भी फिर हम रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हैं। तो आप देखिए फास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्टिंग को ब्रेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियली अगर कुछ व्रत हो रहा है तो करवा चौथ का ही व्रत है, कि उस टाइम हम एक ही टाइम खाना खा रहे हैं। और वो करवा चौथ का व्रत है पति की लंबी उम्र के लिए कम है, पत्नी की लंबी उम्र के लिए ज्यादा है, क्योंकि वो ही रियली व्रत हो रहा है, क्योंकि एक ही टाइम वो खाना खा रही है और उसके अलावा वो कुछ भी चीज नहीं ले रही। तो फास्टिंग का मतलब है जीरो कैलोरी डाइट। और आप देखिए आपने 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे जब फास्ट किया, आपकी जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग वो पहले से सेंसिटिव है। और हम फास्ट तोड़ते कैसे हैं? पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, सारे हैवी फूड के द्वारा। जबकि वो आपको तोड़ना है प्रोटीन से या फैट से। आप चीला लें, अच्छा, एग ले लें, बादाम ले लें, कुछ लाइट लेना है। हम हैवी फूड लेते हैं, वो भी फ्राइड फूड लेते हैं। तो आपने जो फास्टिंग करी उसका बेनिफिट ही नहीं रहा ना। फास्टिंग का मतलब है आपको जीरो कैलोरी डाइट। अगर एक टाइम आपने भोजन किया तो आपको फिर वो वाटर फास्टिंग के ऊपर ही रहना है। इसीलिए तो आप देखिए अब जो कॉन्सेप्ट आया हर मास एक उपवास। तो मतलब मंथ में कम से कम 1 महीने तो हम उपवास करें, तो हमारी बॉडी में ऑटोफेगी की कंडीशन होगी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हमारा बॉडी होगा।
तो वो इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। पर उसका ट्रू वैल्यू हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल डेज में तो हम कम खा रहे हैं, फास्टिंग में हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया ना। तो वो रूल भी ध्यान रखें। और फास्टिंग देख लिया हमने किया ही इसीलिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो ड्यूरेशन है वो पूरे दिन होती है या दिन के इंटरमीडिएट फास्टिंग आप देखिए कुछ वो भाग में? मिनिमम बताया जाता है 12 घंटे के लिए, 12 घंटे। क्योंकि हमारा जो लीवर है वो 12 घंटे उसे कम से कम रेस्ट चाहिए रिपेयर करने के लिए। लेकिन उसको रेस्ट मिलना चाहिए सनसेट के बाद। अब कई लोग होते हैं रात को 12 बजे खाना बंद करते हैं और सुबह 12 बजे तक नहीं खाते। तो आपको शाम को 7 बजे बंद किया, फिर अगले दिन 7 बजे तक करें, तब लीवर को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप देखिए एक ट्रिक भी है कि मान लीजिए शाम को 7 बजे आपने खाना खाया, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट होगी 10 बजे से, क्योंकि 3 घंटे तो डाइजेशन में लगा ना। अगर 7 से 7 रखा तो 9 घंटे की फास्टिंग है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। हमको लगता है शाम को 7 बजे खाया था, सुबह उठते ही फिर चाय कॉफी कोई चीज़ ब्रेक करते हैं। तो वो रूल भी ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग मेन है हमारे लीवर को रेस्ट देने के लिए। उसको आयुर्वेद में आप काल भोजन बोले, इंटरमीडिएट फास्टिंग बोले, उपवास बोले, लेकिन मेन वही है कि आपको सर्केडियन रिदम या नेचर के साथ उसको अलाइन करना है। और 12 आवर का मिनिमम लीवर को रेस्ट चाहिए। इसीलिए आप देखिए फैटी लीवर के इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो फैटी लीवर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम उपवास को उपवास के तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और उसके बाद उसी में एक चर्चा आ गई फैटी लीवर। ये जो डिजीज है, बीमारी है, ये जो कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, बहुत ज़्यादा इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। फैटी लीवर क्यों होता है और आयुर्वेद इसका इलाज क्या बताता है? आप देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि लीवर जो है उसको कम से कम 12 आवर का रेस्ट चाहिए ताकि बॉडी में वो रीजनरेट कर सके। लेकिन वो रेस्ट होना चाहिए सनसेट के बाद। जो हम फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं, तो आप देखिए फ्रीक्वेंट ईटिंग आपको ऐसा लगता है कि आपने एक कप चाय पी या एक बिस्किट खाया, लेकिन देखिए चाय पीने की चीज़ है, हम उसके साथ खाते भी हैं। चाय सिर्फ पीते नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ खाएंगे, या बिस्किट खाएंगे या टोस्ट तो खाएंगे ये और तो कुछ कई बार खाएंगे। कहा जाता है कि खाली पेट चाय मत पीजिए, कुछ खाइए उसके साथ, वो ऐसा उन है? लोगों के लिए जिनको एसिडिटी गैस की समस्या रहती है। अच्छा अच्छा। पहली बात है तो आपको चाय पीनी, बेसिकली जो चाय और कॉफ़ी के गुण है वो है ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी के। उसमें शुगर और जो हम मिल्क बना रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए उसके फ्लेवोनॉइड और उन सारी चीज़ों का हमको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लीवर देखिए फैटी लीवर जो हर तीसरे में से एक इंडियन को हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में, उसकी स्टडी में यही चीज़ आई है। और वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर ज़्यादा है। हाँ, पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट था लोगों को बताने बताने का, या लोग जितना ही जानते हैं उनको लगता है कि ये जो लिकर इनटेक है इसकी वजह से फैटी लिवर होता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि लिकर या वाइन इनटेक नहीं करते उन लोगों को भी फैटी लिवर हो जी सकता देखिए है। उसको हम NAFLD बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। उसकी देखिए उसके मेन रीजन यही है कि या तो आपकी डाइट में फैट ज़्यादा हो, या फिर आपको जितने भी वायरस हैं हेपेटाइटिस A, B, C, इनसे बच के रहना है। एक आप जो अल्कोहल लेते हैं उससे बच के रहना है, ज़्यादातर जो लोग प्रयोग करते हैं। और एक जो एक्सेस एंटीबायोटिक ले रहे हैं अच्छा, उससे भी बच के उससे रहना भी है, हो सकता है। उससे भी फैटी लीवर की समस्या रहती है। मेन जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है उसका काम है बार बार उसको स्टिमुलेट करना है। कि थोड़े थोड़े टाइम पे आप फ्रीक्वेंट मील ले रहे हैं, या आप देखिए आपने थोड़ी सी भी कोई चीज़ खाई तो लीवर को तो उसके लिए काम लीवर और करना पड़ेगा। पैंक्रियास दोनों ही स्टिमुलेट हो जाएंगे। और उसको आराम करने के लिए सबसे बेस्ट है रात को, शाम को सनसेट के साथ आपको कुछ नहीं खाना। और आप देखिए फैटी लीवर में जो ब्लैक कॉफ़ी है उसका भी यूज एक क्लिनिकल स्टडी में काफ़ी देखा गया है कि जो लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं उनको भी फैटी लीवर ग्रेड 3 से ग्रेड 2 पे। और उनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए मतलब आप सेडेंटरी लाइफ। सजेस्ट कर रहे हैं कि ब्लैक कॉफी लेनी जी, चाहिए हमें? ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं जिन लोगों को फैटी लीवर फैटी है लिवर उन है। लोगों के लिए। अच्छा। और जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर करें। और एक्सेसिव जो हम OTC ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं अच्छा, उसके लिए भी हमें बचना चाहिए। आप देखिए एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लिए है, उसका वायरल फीवर से तो कोई लेना देना है नहीं। हम क्या होता है वायरल फीवर में भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो वायरल फीवर 72 आवर्स में चला जाता है। लेकिन नहीं लेंगे तो 3 दिन में वैसे ही चला जाएगा। 3 दिन और 72 आवर्स तो सेम ही है। तो वो रूल भी हम लोगों को लेकिन ध्यान क्या है रखना कि हमें तो जल्दी सही होना है। कोई किसी आदमी के पास आज की लाइफ स्टाइल में इतना भी समय नहीं है कि वो बीमार होना अफोर्ड कर सके, क्योंकि उसको काम पे जाना है, अर्निंग करनी है। तो देखिए वो जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। हमारी जो लाइफ है वो कभी भी शॉर्ट नहीं हो सकती। हमारी जो इम्यूनिटी वो इंच बाय इंच डे बाय डे ग्रो होती है। इसलिए जब भी हम शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे तो हमको बाद में जाके उनके दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं। और छोटे बच्चों को भी हमको शुरुआत से यही आदत डालनी चाहिए कि जितना हो सके हमें OTC ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह से भी फैटी लीवर के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन है ना
कि सिर में दर्द हुआ या कुछ हुआ तो वो खुद डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना और वो डायरेक्ट ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है तरीका। चीज़ आप देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया पे जितने कैंसर डायग्नोस हो रहे हैं उतने रियल लाइफ में हॉस्पिटल में तो हो नहीं रहे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सही नहीं है ना। आप देखिए सोशल मीडिया पे 5 मिनट का 7 मिनट का जो भी चीज़ है वो कंटेंट है, वो नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज लेने के लिए आपको 6 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 3 साल और पीजी करनी पड़ेगी, तब जाके वो 10 साल के बाद वो कंटेंट वो आपका कंटेंट नॉलेज नॉलेज में में कन्वर्ट कन्वर्ट होगा। होगा। 5 मिनट या 7 मिनट का जो है वो आपके लिए सिर्फ कंटेंट है। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह के द्वारा, और पहले अलग अलग अपनी अपनी बॉडी टाइप भी अलग अलग है। आयुर्वेद में उसको पुरुषम पुरुषम वीक्ष कहा गया है। ऐसा नहीं एक चीज जो आपको सूट कर रही है दूसरे व्यक्ति को, तो किसी व्यक्ति ने आपको ये बताया कि एंटीबायोटिक लेने से उसका ठीक हो गया, तो आपको वो चीज नहीं लेनी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर का क्या कहना है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन नहीं लेनी। और हमने बात की फैटी लिवर की। जो फैटी लिवर की बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी हमने इम्पोर्टेंट चर्चाएं की, और अब एक, क्योंकि समय की अपनी एक लिमिटेशन है, तो लेकिन मैं इस पक्ष को छोड़ना नहीं चाहूँगा। भारत ने पूरे विश्व को एक गिफ्ट दी है योग की। पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा, उसके उसके इतने हजारों वर्षों से भारत में ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन हम एक, हमारा जो 1000 साल का जो एक ऐसा टाइम पीरियड आया, आक्रांताओं का आक्रमण, बाद में ब्रिटिशर्स का काल, तो लगभग 1000 साल में जो हमारा मूल ज्ञान था हम उसको भूल गए। जो मूल सनातन ज्ञान था, जिसमें ये योग सूत्र भी शामिल था, यौगिक परंपराएं भी शामिल थी। बाद में वापस इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व में मान्यता मिली, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। और अब हम बिल्कुल आज बहुत अच्छे दिन हम चर्चा कर रहे हैं कि योग दिवस, अगले योग दिवस आने में लगभग 100 दिन शेष है। तो मैं चाहूंगा कि आप योग दिवस की इम्पोर्टेंस और जीवन में योग का महत्व, आप क्योंकि आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं और आयुर्वेद का ही एक पार्ट है योग, कैसे हम योग से निरोगी रहें, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये व्यूअर्स को आप बताएं। ये देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, समय की एक मर्यादा भी होती है, और मेरा भी मानना जरूरी है, समय से आना जितना जरूरी है समय से चले जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है शिक्षक क्लास में समय से आ तो जाता है परंतु समय से जाता नहीं है। तो जो आपने योग की बात करी है, आप देखिए योग जो है वो सिर्फ जीवन शैली के रूप में है। योग जो है वो एक संकल्प है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प का विकल्प नहीं होता। ऐसा बिल्कुल, नहीं कि बहुत सिर्फ अच्छी हम बात की 21 जून वाले दिन सिर्फ योग करें हाँ, और बाकी के दिन साल भर नहीं योग करें। नहीं करें, तो उसका कुछ वो योग, तो एक सिंबल है। योग से संयोग करना है, वियोग नहीं करना है। और जितने भी हमारे दुख हैं उनसे वियोग है, वही असली योग है। योग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। अपनी लाइफ में भी हमको उसकी जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी है उसको भी अपनाना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो गीता वाली फिलॉसफी हो, चाहे हठ योग वाली हो, चाहे पतंजलि वाली हो। आप देखिए बॉक्स ब्रीदिंग की जो मैंने आपको बात करी, वो हमारे यहाँ पूरक कुंभक रेचक के रूप में पहले से थी। आपने इनहेल किया तो वो पूरक है, फिर ब्रेथ को होल्ड किया वो कुंभक है, और एक्सहेल किया तो वो रेचक है। और आप देखिए योग विज्ञान में उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ब्रह्मा की तरह आपने शुद्ध वायु ली, विष्णु की तरह उसको होल्ड किया, बॉडी में एसिमुलेट हुई, और महेश की तरह वो अशुद्ध वायु शरीर से बाहर गई। तो पूरक कुंभक रेचक बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, एक ही बात है। या फिर इसे जीओडी गॉड भी बोल सकते हैं। अच्छा, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जीओडी गॉड और पूरक कुंभक रेचक। शुद्ध वायु ली, ब्रेथ को होल्ड किया और अशुद्ध वायु बाहर गई। लेकिन आप देखिए पूरक कुंभक और रेचक है, उसका जो आइडियल अनुपात है वो है 1, 4 और 2। आप देखिए पूरक कुंभक और रेचक, उसका जो आइडियल अनुपात है वो है 1, 4 और 2। 1 सेकंड आपने इनहेल किया तो 4 सेकंड होल्ड करना है और 2 सेकंड एक्सहेल करना है। हमारे साथ उल्टा होता है, इनहेल तो हम लंबा करते हैं और एक्सहेल जल्दी कर देते हैं। तो शुद्ध वायु तो हमने बॉडी में ली, लेकिन अशुद्ध वायु को जल्दी छोड़ दी, पूरी तरह से निकली नहीं, और वो रेजिडुअल वॉल्यूम के रूप में शरीर में रह गई। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, हमारा जो एक्सहेल है वो हमेशा इनहेल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए प्राणायाम का काम करेगा। प्राण का आयाम ही तभी हमारे लिए होगा। जी आप देखिए डीप ब्रीदिंग जब भी हम करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक पे जाता है। आपने देखा होगा जब भी आपको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आता है, गुस्से में होते हैं, ऐसे कहते हैं ना गहरी लंबी सांस लीजिए, तो उसका मीनिंग यही है कि एंजाइटी अटैक या गहरी लंबी सांस जब आप लेंगे तो आपका माइंड काम एंड रिलैक्स हो जाएगा। जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्जाम में जो लोग घबरा जाते हैं, तो उनको भी यही है कि इंटरव्यू में जाने से पहले 10 डीप ब्रीथ लें, एग्जाम में अपने रोल नंबर लिखने से पहले 10 डीप ब्रीथ लें।
तो जो छोटी-छोटी गलतियाँ आपसे हो रही हैं, वो चीज़ आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और काम रहेगा। तो योग दिवस के लिए मेरी सबसे ये अपील है, योग दिवस सिर्फ़ 21 जून के लिए नहीं है, 100 दिन पूर्व नहीं है। वो हमारी एक सतत प्रक्रिया है, हमारे जीवन में उसको सदा अपनाना है। तो योग केवल 21 जून के लिए नहीं है और कभी-कभी के लिए नहीं है, और योग को हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें, ऐसा मानना है डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी का। डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, एक लास्ट और आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि 3 या 4 ऐसी टिप्स हमारे व्यूअर्स को बताएँ हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए आयुर्वेद पे बेस्ड। आप देखिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल की 3 या 4 टिप्स इस तरह से नहीं, वो आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, जो सारी चीज़ें आप करेंगे वो आपकी लाइफ़स्टाइल में हमेशा काउंट होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है सुबह जल्दी उठने से, कि सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर आप उस टाइम उठेंगे तो आप देखिए आपका डाइजेशन सिस्टम भी क्लियर रहेगा। और आप देखिए हमारी जो डाइट है उसमें 3 F होने चाहिए। एफ का मतलब है फ्रूट, फाइबर और फर्मेंटेड। ये 3 F जब हमारी डाइट में होंगे तभी वो हमारी डाइट का जो अल्टीमेट 4th F है वो हमारी लाइफ में आने वाला है। और वो अल्टीमेट 4th F है फन। तो फन जब भी आएगा जब फ्रूट भी हम लेंगे, फाइबर भी लेंगे और फर्मेंटेड फूड भी लेंगे। तभी आप देखिए कई लोगों जिनको कॉन्स्टिपेशन, इनकम्प्लीट इवेक्यूएशन ऑफ बाउल की दिक्कत है, तो आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने की कोशिश करें। सनराइज से कम 30 से 45 मिनट पूर्व उठें। उसके बाद उठ के थोड़ा सा बाहर की ओर जाएं, सनलाइट को महसूस करें, नेचर के साथ रहें। जो आप देखिए पहले हम लोग बेयर फुट वॉक करते थे ग्रास के ऊपर, तो नेचर के साथ रहना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ करें। स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें। लुक एट द ग्रीन नॉट स्क्रीन। लुक एट द ग्रीन नॉट ऑन स्क्रीन। आप देखिए इसका भी एक 20-20-20 का रूल है। T20 वाला क्रिकेट नहीं, 20-20-20 का रूल है कि 20 मिनट जब आपने स्क्रीन देख ली तो 20 सेकंड के बाद आपको रेस्ट लेना है। तो 20 मिनट की स्क्रीन के बाद 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, और उस 20 सेकंड के रेस्ट में आपको 20 फीट दूर की चीज देखनी है। हम लोग 20 सेकंड का रेस्ट तो लेते हैं पर उसमें भी नजदीक मोबाइल देखते हैं। तो आपको विंडो के पास जाना है और ग्रीन जो हमारे बाहर ग्रीनरी है या फिर 20 मीटर 20 फीट दूर जो चीज है उसको देखना है। तो 20-20-20 का रूल भी अपनी लाइफ में अप्लाई। और रात को सोने से पहले आप देखिए जो मैंने ब्लू लाइट की बात करी, तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल भी मिलना चाहिए कि मेलेटोनिन सीक्रेट कर रहा है। तो आप 10 बजे सोने जाते हैं और 10 बजे लाइट बंद करते हैं, तो धीरे धीरे 8 या 9 बजे से घर की लाइट डिम करना भी स्टार्ट करना है, ताकि ब्रेन को ये सिग्नल मिल सके कि अब धीरे धीरे मेलेटोनिन को। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना जरूरी है। तो थैंक यू डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, आप आज स्टूडियो में आए और इतनी बातें बड़े फन के तरीके से, बड़ी ट्रिक्स के साथ आपने आयुर्वेद जैसे गंभीर विषय को हमको समझाने की कोशिश की। तो व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट, आयुर्वेद बनाएगा आपकी लाइफ को फन। तो आयुर्वेद को फॉलो करें, ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को फॉलो करें, और हमारे जो डॉक्टर साहब आज आए हैं इनसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिर ऐसे ही इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, नमस्कार।